पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में हुआ निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश के विभिन्न राजनेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को राष्ट्र के लिए बताया बड़ी क्षति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में शोक प्रस्ताव किया गया पारित। प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के 3,882 लाभार्थियों को सरकार ने जारी की 144.73 करोड़ रुपए की राशि। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में हुई बारिश, कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने कहा 29 दिसंबर से धुंध का असर बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। साल 2004 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न दलों के राजनेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व मनोहर लाल ने उनके आवास पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन ने हमारे हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। ये राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन असाधारण था, जो आने वाली पीढ़ियों को अभाव और संघर्षों से ऊपर उठकर ऊंचाइयों को हासिल करने की सीख देता रहेगा। उनको एक नेक इंसान, अर्थशास्त्री और सुधार के प्रति समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने सांसद होने के दायित्व को निभाया। भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वो एक सुलझे हुए राजनेता थे। उनकी आर्थिक नीतियों का लाभ देश को आज भी मिल रहा है। हृदयविदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से
एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। मेरे को सौभाग्य मिला बहुत उनके साथ काम करने का, खास तौर से साउथ दिल्ली के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब मैं उस समय इलेक्शन एजेंट थी उनकी। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो इतना सरल और इतना मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से उनकी जो ज्ञान था, आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के अंदर रहे थे। मेरी तरफ से और परिवार को जो है भगवान जो है वो दे, संतावना देती हूँ कि उनको शक्ति दे सहन करने की। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में उनका योगदान विलक्षण रहेगा। वो विश्व विख्यात अर्थशास्त्री होने के साथ ही दूरदर्शी नेता भी थे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि देश ने एक कुशल राजनीतिक और देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति और अर्थशास्त्री को खोया है। उनका प्रेरणा स्रोत जीवन सादगी, अथक परिश्रम, समर्पण और विद्वता के लिए जाना जाएगा। कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में 2 मिनट का मौन धारण कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल ने सरकार और समूचे राष्ट्र की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि भारत ने एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनकी उदार आर्थिक नीतियां और समाज कल्याण के कार्यों ने करोड़ों जिंदगियों को बदला। उनकी विरासत को हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरी विद्वता और अखंडता के साथ देश का नेतृत्व किया। अर्थशास्त्र की उनकी समझ ने देश को प्रेरणा दी है। उन्हें चाहने वाले करोड़ों लोग पूरे सम्मान और गर्व के साथ उन्हें याद रखेंगे। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने वाले मनमोहन सिंह बहुत ही काबिल इंसान थे और आज वो हमारे बीच नहीं है। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश में आर्थिक सुधार किए। बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरियाणा के विकास में भी भरपूर सहयोग किया था। वे बहुत अच्छे अर्थशास्त्री और ईमानदार व्यक्ति थे। देश को आर्थिक संकट से उबारने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह जी को जाता है। वो हम सभी के पथ प्रदर्शक रहे और उनकी कमी की भरपाई करना असंभव है। हम सदा उनके आभारी रहेंगे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खाते में 144.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अंत्योदय परिवारों की सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करना है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल के तहत योजना की शुरुआत से अब तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले 20,399 पात्र परिवारों को 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक 763.69 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। ये राशि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में
स्थानांतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि दयालु योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। योजना के लिए पात्र परिवारों के पास परिवार पहचान पत्र आईडी होना चाहिए। जींद में आज नगर परिषद की बैठक चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी पहुंचे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि दिव्य नगर योजना के तहत शहर के सभी डिवाइडर्स का सौंदर्यीकरण करना अच्छा और उनको अच्छा रूप दिया जाएगा। शहर के विकास कार्यों के लिए बजट लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रिंग रोड की डीपीआर व अन्य प्रक्रिया के मामले में वे जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। शहर के आसपास विकसित हो चुकी कॉलोनियों का सर्वे भी नगर परिषद में शामिल करवाया जाएगा। काम नहीं करना चाह रहा और शहर भी काम नहीं करना चाह रहा, तो नगर परिषद की जिम्मेवारी लगा दी। उन सीमाओं को नगर परिषद में लेके ताकि उस पर सुचारू रूप से काम हो सके। और जो 38 कॉलोनियों को पास करवाने का हम लोगों ने काम किया था, उस पर वर्क चल रहा है। जो सरकार की प्राथमिकता है कि उन पर गलियाँ वगैरह बनाई जाए और सीवरेज वगैरह की व्यवस्था कराई जाए, वो भी। और रुपया चौक से लेकर रुपया चौक से लेकर ठंडीराम हलवाई जो ये आपका फुआरे के पास में, वहाँ तक की रोड को भी सीसी का या ब्लैक टॉप का बनाया जाएगा। इस विषय और शहर के जितने भी डिवाइडर हैं सबको सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। दिव्य ज्योति उसके अंदर जो पॉलिसी आई है, दिव्य नगर पॉलिसी है, उसके अंदर से बढ़िया ढंग से उसे शहर को एक अच्छा रूप दिया जाएगा। जो हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वेद वो ज्ञान है जिससे भारत विश्वगुरु बना। आज भी जब हम भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं तो वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वो पावन धरा है जहां मां सरस्वती के तटों पर वेदों की रचनाएं लिखी गई। ऐसे में गुरु द्रोण की धरती गुरुग्राम से वेद प्रचार एवं वेद भाष्य ग्रंथ वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ होना सौभाग्य की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन का वैदिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। सीएम ने कल गुरुग्राम में वेद प्रचार एवं वेद भाष्य ग्रंथ वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा, वेदों पर अनुसंधान करने वाले विद्वानों ने माना है कि वेद हमारे धर्म, विज्ञान, कला, संगीत, चिकित्सा और दर्शन के मूल स्रोत है। वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने संतों के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि वेद वो परम पथ है जिस पर चलकर सभी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण व युवाओं को नशे की कुरीतियों से दूर रखने के लिए सामूहिक सहयोग का आह्वान भी किया। सोनीपत के राई स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में कल 6 दिवसीय 91वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रदर्शनी की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग राज्यों की लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया और बाल वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई भी की। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन कर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथ ही वीर बाल दिवस पर साहिबजादों के बलिदान को नमन करता हूं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को वीर बाल दिवस मनाने का आह्वान किया है। देश के हर विद्यार्थी में ये सोच होनी चाहिए कि हम सभी भारतवासी हैं। सभी को नई शिक्षा नीति, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान विषयों पर आगे बढ़ना चाहिए। नवाचारों से जितना नवाचार में जाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये 3 बातों को आप लोग ध्यान में रखिए, ध्यान में रखकर और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी जब शोध करते, नया प्रयोग शुरू करते, आप निराश नहीं होना चाहिए और करते रहना चाहिए। तब तक करना चाहिए, तब तक रिजल्ट आने की कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जिज्ञासा के साथ साथ निरंतर करते रहना चाहिए।
वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि 27 साल बाद हरियाणा को इस भव्य विज्ञान प्रदर्शनी को आयोजित करने का अवसर मिला है। इस प्रदर्शनी में 50,000 से 1 लाख तक विद्यार्थियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बच्चे यहां से काफी कुछ सीखकर भी जाएंगे। प्रदर्शनी के दौरान बच्चों के कौशल को देखकर लगता है कि भारत के बच्चों का भविष्य काफी सुनहरा है। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि एक आम व्यक्ति जो विज्ञान में रुचि रखता है उसको भी इस एग्जीबिशन तक लाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे देश में 2030 तक नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले 2025 तक ये लागू हो जाएगी। और आज के नागरिक को पता है कि मेरे सामने चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या है, मेरी सांस्कृतिक विरासत क्या है, हमारी परंपराओं का महत्व क्या है, हम कैसे दुनिया को के साथ कदम ताल बढ़ाकर एक साथ सबको लेकर चलने का संकल्प लेकर कैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, ये सोच आज हमारे यहाँ बैठे हुए इन मेरे छोटे भाई बहन मेरे दोस्तों में है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबको मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हरियाणा के सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। ये छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी। 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन छुट्टियों के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड आदि के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड कक्षाओं 10वीं और 12वीं के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। ये आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों पर लागू होंगे। वहीं सरकार ने दिसंबर जनवरी में अत्यधिक धुंध और ठंड का हवाला देते हुए सभी राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक शिक्षण संस्थानों, आईटीआई व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला का समय बदल दिया है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक इनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। ये समय बिना किसी इंटरवल के निर्धारित किया गया है। उधर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कुल 139 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं, जिनमें 52 रविवार और शनिवार भी शामिल हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस लिहाज से अगले साल सरकारी कार्यालयों में साल के 226 दिन ही कामकाज होगा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज सुबह से ही हल्की से तेज बारिश हो रही है। इनमें हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर सहित अन्य जिले भी शामिल हैं। वहीं हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक मदन लाल खीचड़ ने बताया कि बारिश का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ की ये सक्रियता पूरे प्रदेश में दर्ज की गई है। रुक रुक कर हो रही इस बारिश से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि बारिश से गेहूं, सरसों और चना की फसल को लाभ पहुंचेगा। हालांकि सरसों की फसल को ओलावृष्टि से थोड़ा नुकसान हो सकता है। कल भी उत्तरी हरियाणा में बारिश की अधिकता देखने को मिल सकती है। 29 दिसंबर से सुबह के समय धुंध का असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों की तरफ से हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। किसानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि लगातार कम तापमान रहने की वजह से फसलों में कीट का प्रकोप हो सकता है, इसलिए समय समय पर फसलों की निगरानी अवश्य करें। कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है, परंतु उत्तरी हरियाणा में, विशेषकर उत्तरी हरियाणा में बारिश का दौर बना रहेगा। कल भी बारिश रहेगी और इस बारिश का किसानों को भी विशेषकर फसलों में फायदा है। सरसों, जो चना, गेहूँ सभी फसलों में इस बारिश का फायदा हुआ है। 29 दिसंबर से सुबह के समय धुंध रहने की संभावना है और हवाएं जो पहाड़ों की तरफ से हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी कि मौसम खुश्क रहेगा। जो हवाएं अभी पूर्वाई थी वो उत्तर पश्चिमी हो जाएगी और उसके कारण ठंडी हवाएं आने के कारण तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई निगरानी करें और यदि कोई कीट और रोग हो तो नजदीक के कृषि अधिकारी या वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार स्प्रे करें।
सप्ताह में दूसरी बार बरसात होने से प्रदेश के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि ये बरसात फसलों के लिए वरदान सिद्ध होगी। सिरसा में आज सुबह से हो रही बरसात से गेहूं, चना व सरसों की फसल को काफी लाभ मिलेगा। कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि इससे फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि विशेषज्ञों की राय अनुसार ही अपने खेतों में सिंचाई करें। उन्होंने बताया कि इस बार जिला सिरसा में 2,90,000 हेक्टेयर में गेहूं, 75,000 हेक्टेयर में सरसों और 2,500 हेक्टेयर में चने की बिजाई की गई है। हेक्टेयर के अंदर सरसों और 2500 हेक्टेयर के अंदर चने की बिजाई हुई है। अब जो ये बूंदाबांदी शुरू हुई है, ये तीनों क्रॉप के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि गेहूं के अंदर सही समय पर बारिश हुई है। क्यों अब फुटाव, शिखर जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। जब शिखर जड़ें निकलती हैं तो उस समय सिंचाई और नाइट्रोजन खेत में होना बहुत जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त जो सरसों की फसल है, सरसों में पीछे से पाला मारने की शिकायतें किसानों को दिक्कतें आ रही थी। अब बारिश शुरू हुई है, बारिश में धुंध पड़ेगी और सरसों के अंदर पाले का प्रकोप भी नहीं होगा, सरसों भी बढ़िया होगी। इसके अतिरिक्त चने की फसल के लिए, क्योंकि चना कई जगह सिंचाई मांग रहा था, सिंचाई लगाने से चना खत्म हो जाता है। अब ये जो लाइट इरिगेशन बारिश के रूप में हमें मिली है, तो चने में सिंचाई नहीं देनी पड़ेगी और चना भी बहुत बढ़िया होगा। इसलिए ये तीनों फसलों के लिए ये जो बूंदाबांदी हुई है, ये बहुत ही लाभदायक। वहीं किसानों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देर रात्रि से जारी बूंदाबांदी से फसलों को काफी लाभ मिलेगा। इससे फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और उन्हें बार बार सिंचाई से भी अब छुटकारा मिलेगा। नाइट्रोजन भी मिली है फसलों ने और पानी की भी बचत हुई है। पानी की कमी के कारण बहुत बढ़िया फायदा हुई है। अब रेत खाद वगैरह डाल लीजिएगी। ਇਹਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲੋਂ से ही फायदा है, सरसों ਨੂੰ भी फायदा है, कणक ਨੂੰ भी फायदा है। बारिश होगी जी, किसान को फायदा हो गया और ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़ेंगे और सरसों और गेहूं को भी फायदा हो गया। प्रदेश में 5 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के प्रदेश भर में जाने वाली अस्थि कलश यात्रा आज फतेहाबाद से शुरू हुई। उनके पोते अर्जुन चौटाला और भतीजे आदित्य देवीलाल ने यात्रा की शुरुआत की। फतेहाबाद से ये यात्रा हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी तक आएगी। यहां से यात्रा गुरुग्राम में प्रवेश करेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में सैकड़ों लोगों ने कलश के दर्शन कर ओपी चौटाला को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा व पार्टी नेता उमेद लोहान ने कहा कि जो लोग अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए सभी 22 जिलों में अस्थि कलश यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। ये यात्रा 3 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगी। हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के तीर्थ स्थलों में भी कलश ले जाया जाएगा। ओपी चौटाला की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि समारोह 31 दिसंबर को सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होगी। इतने भक्ति के धनी, उन जैसा ओजस्वी वक्ता भी मेरे ख्याल में उनके मुकाबले का नहीं। इतने गांव-गांव, गली-गली हर के दुख सुख में आते जाते रहते थे। ऐसा कोई नेता भी नहीं है कि कोई हमारे दुख सुख में शामिल होगा। लगातार 3 दिन का प्रोग्राम है और पूरे हरियाणा के जितने भी जिले हैं सब में ये यात्रा जाएगी। और जो लोग इनके संघर्ष के साथी रहे, जो ओम प्रकाश चौटाला के कभी न कभी राजनीतिक जीवन में इनके साथ रहे, या जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चौटाला गांव में श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंच सकते, ऐसे साथियों के लिए ये हमने किया है कि ताकि वो भी अपने अपने जिलों में पहुंच के अपने प्रिय नेता को, अपने संघर्ष के साथी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, श्रद्धांजलि दे सकें। अर्जुन जी, विधायक आदित्य जी और हमारे माजरा साहब ये लेके पहुंचे हैं। इस तरह 7 जिले आज हैं, 7 जिले कल हैं और 7 जिले परसों हैं। परसों पंचकला इसका समापन होगा।
वहीं कल विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, कांग्रेस सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी, शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश नागर, पंजाब के पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह गांव तेजा खेड़ा में पहुंचे और स्वर्गीय ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद ओपी चौटाला की कलश यात्रा के हिसार पहुंचने पर बड़ी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता व आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा व पूर्व मंत्री संपत सिंह भी मौजूद रहे। रणबीर गंगवा ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देश के बहुत बड़े नेता थे। प्रदेश के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। ये क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। मेरे राजनीतिक सफर में उनका अहम योगदान रहा है। परमपिता परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आने में उनका अहम योगदान रहा था। बहुत बड़े नेता थे। वो 5 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा को आगे ले जाने के लिए हरियाणा की डेवलपमेंट में उनका अहम योगदान रहा है। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा नेता जो अपने वर्करों को अपने औलाद से भी ज़्यादा प्यार करने वाले, निश्चित रूप से हरियाणा ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। आज बहुत बड़ी क्षति देश को हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़े नेता देश के रहे हैं, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनका अहम योगदान रहा है। परमपिता परमात्मा से चाहूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। वहीं कांग्रेस नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन से एक राजनीतिक युग की समाप्ति हुई है। उन्होंने सदैव किसान, मजदूर, कमेरे व गरीब वर्ग के लिए संघर्ष किया। आज मैं जिस स्थान पर हूं उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी कमी सदैव देश को खलेगी। के निधन से एक राजनीतिक युग की समाप्ति हो गई। आज उनके पाए का, उनके बराबर का नेता हमें कोई दिखाई नहीं देता। उस आदमी ने सारी उम्र लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, गरीब के लिए। जब भी कोई संघर्ष आया आगे तैयार खड़े रहते थे। वो प्रधानमंत्री बाद में थे और आर्थिक मामलों में उनसे फालतू को ज्ञानी आदमी नहीं था। देश के अंदर अगर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन लेकर आए थे तो वो आए थे। देश का दुनिया के लिए रास्ता खोला था और सरदार मनमोहन सिंह ने खोला था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम का। तो देश के लिए बहुत बड़ा आदमी का योगदान रहा है, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। प्रदेश में नगर निकायों के शीर्ष पदों को आरक्षित किया गया है। 8 में से 4 नगर निगमों में मेयर के पद आरक्षित हुए हैं। पंचकूला में कल निकाय विभाग की ओर से ड्रॉ निकालकर आरक्षण तय किया गया। मंडल आयुक्त की मौजूदगी में निकाले गए ड्रॉ में रोहतक नगर निगम में मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। इसी प्रकार यमुनानगर मेयर का पद अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित हुआ है। गुरुग्राम मेयर का पद पिछड़ा वर्ग ए महिला और फरीदाबाद में सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित रहेगा। ये तीनों पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा हिसार, पानीपत, मानेसर और करनाल नगर निगम में मेयर का पद अनारक्षित रहेगा। प्रदेश की 25 नगर परिषद व पालिकाओं के 13 अध्यक्ष के पद भी आरक्षित किए गए हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।